किसान वाणी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में बात करेंगे हरियाणा की, जहां से एक दुखदाई खबर आ रही है। दुखदाई खबर है 54 युवाओं की, जो रोजगार की तलाश में खुद को खतरे में डालकर डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन अब इन 54 युवाओं को, जिनकी उम्र 25 से 40 के बीच में है, वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। ये सभी युवक हरियाणा के 10 जिलों के हैं और सबसे ज़्यादा करनाल के हैं 16 और 15 कैथल के हैं। तो इसका मतलब ये कि डंकी रूट करनाल और कैथल पर भारी पड़ गया। ये युवक अब भारी मन से अपने गांव में लौटे हैं। निश्चित तौर पर इनके ऊपर कर्ज का बोझ होगा, क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो लाखों रुपए लेकर इनको डंकी रूट पर भेजते हैं। कई लोगों ने अपनी ज़मीन बेची होगी, कई लोगों ने रिश्तेदारों से या बैंकों से कर्ज लिया होगा। अब इनके पास दो बड़ी चुनौतियां हैं कि रोज़गार कहां से शुरू करेंगे और जो कर्ज इन्होंने लिया है उसे कैसे लौटाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक तरफ इशारा करती है कि हरियाणा में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जो सरकार और सरकारी आंकड़े बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेरोज़गारों की संख्या है। ये 54 लोग, अब सिर्फ 54 लोग नहीं हैं, दर्जनों और लोग डंकी रूट के माध्यम से यूएस गए होंगे, दूसरे देशों में गए होंगे। और इससे भी दर्दनाक बात वो थी जब रोज़गार की तलाश में ये युवा रूस की आर्मी में भर्ती हो गए। कई लोगों की जान चलेगी, कई लोग वापस आ गए, लेकिन कई लोग अभी भी इसी तरह के रोज़गार की तलाश में है। सवाल ये है कि युवाओं को इस तरह का जोखिम उठाने पर कौन मजबूर कर रहा है? ये किसकी जिम्मेवारी है? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि वो अपने चुनावी वायदे पूरे करे और जिन लोगों को रोज़गार देने की बात की गई थी उनको रोज़गार उपलब्ध करवाए? लेकिन ऐसा है नहीं। हरियाणा में जब भी सरकारी भर्तियां होती हैं वो एक दुर्लभ फल की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि हरियाणा में सरकारी नौकरी हासिल करना एक दुर्लभ काम है, दूर की कौड़ी है। क्योंकि आज तक पिछले 10 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई या उनके लिए भर्ती परीक्षाएं हुई, उनमें कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर हुई। कभी पेपर लीक हो गया तो कभी पेपर ही ख़राब हो गए, उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई, पेपर कैंसिल कर दिए गए और जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किए थे, मेहनत की थी, उनका भविष्य चौपट हो गया। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना सचमुच दूर की कौड़ी हो गया है। और गाहे बगाहे जब कोई वैकेंसी आ भी जाती है तो या तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, यानी अनुबंध के आधार पर होती है, उसका जो मेहनताना है बहुत कम होता है। लेकिन मजबूरी देखिए, फिर भी MA, MSc, MPhil, PhD तक के लोग चौथे दर्जे की नौकरियों के लिए भी आवेदन करते हैं और कई नौकरियां तो उनकी शिक्षा से बिल्कुल नीचे होती हैं। ये मजबूरी आप इसे कह सकते हैं। तो क्या सरकार अपने चुनावी वायदे पूरे करने में नाकाम रही है? और आखिर पेपर कैसे लीक हो जाते हैं सरकार की नाक के नीचे? और जब पेपर आयोजित करने के लिए, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जब करोड़ों रुपए सिर्फ सुरक्षा पर खर्च होते हैं, फिर भी पेपर कैसे लीक होते हैं ये सरकार आज तक नहीं बता पाई। आनन फानन में कुछ मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही सब कुछ चलने लगता है। तो हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना तो दूर की कौड़ी है। यही कारण है कि युवा मजबूर होकर डंकी का रास्ता अपनाते हैं, खुद को जोखिम में डालते हैं, रूस की सेना में भर्ती हो जाते हैं। अब सवाल ये कि हरियाणा में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होने के कारण क्या है? आइए एक एक करके उस पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण खुद राज्य सरकार है। राज्य में 4,25,000 नौकरियां खाली हैं, लेकिन फिर भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये आंकड़े हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि खुद सरकार ने विधानसभा में दिए हैं। 4,25,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा है और सरकार ये भर्तियां नहीं कर पा रही है। क्या कारण है ये तो सरकार ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े इस वक्त उपलब्ध है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो इसमें से ज़्यादातर नौकरियां या तो शिक्षा विभाग में हैं या हैं फिर पुलिस डिपार्टमेंट में। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 1,22,000 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से 29,000 पदों को अभी भरा जा सकता है क्योंकि ये क्रेडिट पोस्ट हैं, लेकिन ये भरी नहीं गई। पुलिस विभाग में 21,944 पद खाली हैं, इन पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो गई। और वही दोस्तों, अगर बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कहीं ज़्यादा है। सरकार कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, कभी सरकारों ने बेरोजगारी के असली आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। राज्य में 67 के करीब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं
और उसमें 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो पंजीकरण की लिस्ट में है वो है जमा 2 तक शिक्षित छात्र छात्राएँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर में बेरोज़गारी की दर इतनी ज़्यादा क्यों है, क्या कारण है। और अगर आंकड़ों की सबसे पहले हम शुरुआत करें तो सीएमआई के मुताबिक, यानी कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी है उसके मुताबिक हरियाणा में बेरोज़गार की दर 22% है और ये राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत 6% तक है। और ये आंकड़े भी सिर्फ 2022 के हैं। आप कल्पना कीजिए अब 3 साल बाद इसकी जो गिनती है, उसका जो आकार है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो सरकार एक तरफ से स्वयं ही हरियाणा में बेरोज़गारी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा की विधानसभा में राज्य सरकार ने खुद आंकड़े पेश किए हैं और कहा है कि 4,25,000 के जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो खाली पड़े हैं और इनमें से ज़्यादातर पद शिक्षा विभाग में है या पुलिस विभाग में है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिएटेड पोस्ट होने के बावजूद भी इन रिक्तियों को भरा नहीं गया। तो सबसे बड़ा कारण सरकार भी है, क्योंकि सरकार भर्तियां नहीं कर रही और जो करती है उसमें भी कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बेरोज़गार की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। हरियाणा में स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने एक बार फैसला लिया था कि 75% जो निजी नौकरियां, प्राइवेट इदारों में जो नौकरियां हैं, उसका आरक्षण हरियाणा के युवकों के लिए कर दिया जाएगा। लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हरियाणा में स्किल्ड जो लेबर फोर्स है उसकी कमी है, यानी कि हरियाणा के जो बेरोज़गार हैं उनमें स्किल्स की कमी है। यही कारण था कि अब जो निजी नौकरियाँ थी, जो उद्योगों में थी, उनको दूसरे राज्यों के युवाओं से भरना पड़ा, यानी कि उसकी खानापूर्ति वहाँ से हुई और हरियाणा के रोज़ लोग बेरोज़गार ही रहे। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हरियाणा के जो 6 दर्जन से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं वो कन्वेंशनल कोर्सेज़ हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। BA, BCom, MA, MSc, MPhil, PhD। रोज़गार की नज़रिए से ये कोर्स रोज़गार परक है ही नहीं, क्योंकि इन कोर्सेज़ में स्किल्स कम होती हैं और ज़्यादातर जो डिग्री धारक हैं वो सरकारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं। यही कारण है कि 4थे दर्जे की नौकरियों के लिए भी PhD और MA, MSc या स्नातकोत्तर जो छात्र छात्रा हैं वो आवेदन कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये भर्तियाँ, ये नौकरियाँ कई बार टेम्परेरी होती हैं, अनुबंध के आधार पर होती हैं। तो विश्वविद्यालय और जो इंस्टीट्यूट्स हैं राज्य में, उनको चाहिए कि रोज़गार परक कोर्सेज़ की शुरुआत करें ताकि हरियाणा में जो स्किल और अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है उसको कम किया जा सके। तो विश्वविद्यालय एक तरफ से जिम्मेवार हो गए क्योंकि हर साल बेरोज़गार वो पैदा कर रहे हैं, स्किल्ड कोर्सेज़ उसके पास कम हैं। दूसरे सरकार की खामियां हैं क्योंकि सरकार भर्तियां नहीं कर रही है और जो भर्तियां कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भी खामियां रहती हैं और विवादित हो जाती हैं। अब आखिर ये है कि जो युवा अमेरिका से लौटे हैं या जो युवा गाँवों में बैठे हैं डिग्री डिप्लोमा करके, वो करें तो क्या करें। उनके लिए जो अब ऑप्शन बचती है वो ये कि वो अपने घर में रहकर अपने गांव में ही कोई ऐसा रोज़गार करे जो उनको ना तो मजबूर करे गांव छोड़ने पर और ना मजबूर करे देश छोड़ने पर। अब आखिर ये कौन से रोज़गार परक व्यवसाय हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो के इस हिस्से में करते हैं। दोस्तों, कोविड के बाद एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखने को आई थी। वो ये थी कि लोग शहरों में बेरोज़गार हो गए और फिर उन्होंने गांव में लौटना शुरू कर दिया। गांव में लौटे तो उन्होंने पंचायत के प्रतिनिधियों के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व दिखाया और कई लोगों ने एक सिरे से अपना पैतृक जो व्यवसाय था कृषि का उसको शुरू कर दिया। कईयों ने उसमें तकनीक अपनाई और नए तकनीक से हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, डेयरी और दूसरे काम शुरू करे। ये ज़बरदस्त उदाहरण हरियाणा के पड़ोसी राज्य हिमाचल में देखने को मिला, जहां लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनियों से नौकरियां छोड़ी और वापस गांव में आकर वहां पर ऐसी ज़बरदस्त बागवानी की कि नौकरी से 5 गुना 10 गुना तक आप वो कमा रहे हैं। यही ज़रूरत है हरियाणा के युवाओं को भी कि वो विदेशों की तरफ रुख न करें, सरकार की तरफ नौकरी के लिए टकटकी लगाकर न देखें, अपने आप गांव में कुछ ऐसे रोज़गारों पर हाथ आजमाएं जो उनको नौकरी की ज़रूरत महसूस नहीं होने देगा। फ्लोरिकल्चर अपना लीजिए, डेयरी उत्पादन अपना लीजिए या फिर कुछ ऐसी फसलें उगाइए जिनकी शहरों में बहुत ज़्यादा मांग है। जैसे एग्जॉटिक फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो सकते हैं जिनकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा मांग है। डेयरी को भी नए सिरे से शुरू किया जा सकता है क्योंकि भारत में आज भी दूध की बहुत ज़्यादा कमी है। तो
तो गांव में बैठकर ही जब आपको ना तो घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ना ही आपको कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो ज़रूरत है कि आप गांव में रोज़गार तलाशें, गांव में ही कुछ ऐसा सोचें, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं, कुछ ऐसा उत्पादन करें कि बेरोज़गारी की समस्या तो हल हो ही, बल्कि और ज़्यादा लोगों को भी रोज़गार मिले। तो एक युवा अगर स्किल्ड होगा, एक युवा जब कोई रोज़गार शुरू करेगा, एक युवा जब कोई यूनिट शुरू करेगा, तो दर्जन भर और युवाओं को भी नौकरी देगा। यही ज़रूरत है अपना माइंडसेट बदलने की। तो हरियाणा के युवाओं को अब चाहिए कि सरकार से नौकरी की अपेक्षा न करें, अपना कुछ ऐसा व्यवसाय शुरू करें जिससे उनको आमदनी भी हो और उनके परिवार को भी आर्थिक सहारा मिले और उनको अपने बुजुर्गों को भी अकेला ना छोड़ना पड़े। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का अंक। आज की वीडियो में हमने चर्चा की कि किस तरह से 54 लोग जो रोजगार की तलाश में अमेरिका गए थे, डंकी रूट लगाकर और खुद को जोखिम में डालकर, वो अब भारत उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। इससे कहानी खुलती है कि हरियाणा में बेरोजगार की दर बहुत ऊंची है और ये लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी दावे खोखले हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी भर्तियां होती भी हैं वो विवादों में आ जाती हैं, और जो कुल जो भर्तियां हैं वो सरकार करती नहीं। शायद उसका बड़ा कारण ये होगा कि सरकार के खजाने खाली हैं, आमदन कम है, और सरकार आए साल कर्जा लेकर ही सरकार चला रही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज आपको पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह जो लोग बेरोज़गारी का चैलेंज झेल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ उनकी सोच बदले और वो अपने गांव में रोज़गार ढूंढे। और जब तक हम हाजिर होते हैं नया वीडियो लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको गाँवों की, देहात की और रोज़गार की और सफलता की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।